नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में किसका होगा राज तिलक? हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की मतगणना में तेजी से समीकरण बदल रहे हैं। कांग्रेस के लिए कहीं खुशी तो कहीं गम है। दरअसल हरियाणा के शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को बहुमत दिख रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद कहानी पलट गई। अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। कभी कांग्रेस आगे हो रही है तो कभी बीजेपी आगे होती दिख रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस गठबंधन बहुमत के आंकड़े के करीब है। यहां भी बीजेपी पिछड़ती दिख रही है। पीडीपी का सुपड़ा जो है वो साफ होता दिख रहा है। वहीं पीडीपी ने अपनी हार भी स्वीकार कर ली है। बता दें कि हरियाणा में बीजेपी पिछले 10 साल से सत्ता में है। उसे तीसरी बार जीत की उम्मीद थी, जबकि जम्मू कश्मीर में जब 2014 में आखिरी बार चुनाव हुए थे तब भी बीजेपी ने पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी। लेकिन ये शुरुआती रुझान बता रहे हैं कि बीजेपी को दोहरा झटका लगा है। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों के लिए 3 चरणों में वोटिंग हुई थी, जबकि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को एक ही चरण में मतदान हुआ था। हरियाणा में एक और जहां बीजेपी को तीसरी बार सत्ता वापसी की उम्मीद है, तो वहीं कांग्रेस को भी वापसी की संभावना दिख रही है। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार चुनाव 2014 में हुआ था। इस बार का चुनाव कई मायनों में खास है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इस चुनाव में गठबंधन करके जो है वो लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटों पर 3 फेज में वोटिंग हुई थी। यहां पहले चरण के तहत 18 सितंबर, दूसरे चरण में 25 सितंबर और तीसरे चरण के तहत 1 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी। बता दें कि तीनों फेज में कुल मिलाकर 63.45% वोटिंग हुई थी। इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गठबंधन में चुनाव लड़ा, जबकि महबूबा मुफ्ती की पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर अकेले ताल ठोक रही है। हरियाणा में 65% से ज्यादा जो है वो वोटिंग हुई थी। वहीं वोटिंग हरियाणा में 5 अक्टूबर को एक ही चरण में वोट डाले गए थे। इस बार हरियाणा चुनाव में 67.9% वोटिंग हुई। ऐलानाबाद में सबसे ज्यादा 80.61% और बड़खल में सबसे कम 48.27% मतदान हुआ, जबकि लोकसभा चुनाव में 64.8% वोट पड़े थे। फिलहाल ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से हमारे सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करेंगे और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। संजय, हरियाणा में जो है वो बीजेपी बहुमत के करीब है। शुरुआती रुझानों में जो नजर आ रहा था, कांग्रेस सरकार बनाती नजर आ रही थी रुझानों के मुताबिक, लेकिन अभी जो रुझान सामने है उसमें बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है। बेसिकली अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के रुझान को देखकर क्या कुछ कहिएगा? नहीं दिया है, कुछ का नहीं, गलत विजुअल चल रहा है। जल्दी दिया है तो लोग चला क्यों नहीं रहा है? तो हरियाणा में फिर से कांग्रेस की हार जो है वो नज़र आ रही है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो चुनावी नतीजों के बीच बाजार की बदली चाल जो है वो नज़र आ रही है। और अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो पहले धड़ाम, फिर उसने तेज़ी से रफ्तार जो है वो पकड़ी है। अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह की तस्वीरें आ रही है, नेताओं की प्रतिक्रिया भी आ रही है। वो तमाम प्रतिक्रिया भी दर्शकों को सुनाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि रुझानों में 50 पार हरियाणा में ना सिर्फ हैट्रिक की ओर बीजेपी, बल्कि अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस भी। यानी कि जो हरियाणा में किसानों के मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सभी ने जो है वो मोर्चा संभाला था, वो मोर्चा फिलहाल धराशायी होता हुआ इसलिए नजर आ रहा है चूंकि बीजेपी रुझानों में हैट्रिक की ओर जो है वो बढ़ चुकी है और अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस भी रहा है। यानी कि इसका पूरा का पूरा श्रेय एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि नरेंद्र मोदी, जिनके नेतृत्व में जो है बीजेपी लगातार हर एक चुनाव में अपना दमखम दिखाती है। और इस बार भी हरियाणा में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ सभाएं हुई थी, अमित शाह ने मोर्चा संभाला था, उन सब का परिणाम फिलहाल नज़र आ रहा है। हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा सीट पर मंगलवार को यानी कि आज काउंटिंग हो रही है और सुबह 8 बजे से ही काउंटिंग हो रही है। हरियाणा में हुए चुनाव में आज मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी से लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की विनेश फोगाट की किस्मत का फैसला जो है वो होना है। हरियाणा की 90 सीटों के लिए 464 निर्दलीय और 101 महिलाओं सहित कुल
31 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन सीटों पर 5 अक्टूबर को एक ही चरण में मतदान हुआ था। सूबे में 67.90% मतदान हुआ। इस बार बीजेपी को राज्य में जीत की हैट्रिक की उम्मीद है और फिलहाल रुझानों में जीत की हैट्रिक बीजेपी लगाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस एक दशक बाद सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है। इस चुनाव में मुख्य रूप से बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और साथ ही बता दें कि इनेलो बसपा और जेजेपी आज़ाद समाज पार्टी शामिल है। यानी कि फिलहाल जो तस्वीरें नज़र आ रही है वो तस्वीरें बेहद ही महत्वपूर्ण हैं और जिस तरीके से जो अपडेट दर्शकों को हम लगातार बता रहे हैं उस अपडेट के मुताबिक बेहद दिलचस्प मुकाबला नज़र आ रहा है। 2024 के नतीजे कैसे हरियाणा में बीजेपी को बेस्ट प्रदर्शन हो सकते हैं। यानी कि 1980 में अपनी स्थापना के 2 साल बाद ही बीजेपी हरियाणा चुनाव में उतरी थी। बीजेपी ने 1982 के चुनाव में 6 सीटें जीती थी, 1987 में 16, 1996 में 11, 2000 में 6 और 2005 में बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिली थी। 2009 में भी पार्टी डबल डिजिट में नहीं पहुंच सकी और 4 सीटें ही जीत सकी थी। हरियाणा चुनाव में बीजेपी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2014 के चुनाव में आया था, जब बीजेपी ने 33.3% वोट शेयर के साथ 47 सीटें जीती थी। 2019 में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा, लेकिन सीटें घट गई और पार्टी 36.7% वोट शेयर के साथ 40 सीटें ही जीत सकी थी। अब तक के रुझानों में बीजेपी 50 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और अगर यही रुझान नतीजों में बदलते हैं तो यह सूबे के चुनावी इतिहास में पार्टी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होगा। हम ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संजय भी जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ अलग अलग पार्टियों के नेता जुड़ेंगे। बीजेपी से पंकज जी, क्षितिज जी आरजेडी से और विनय सिन्हा कांग्रेस से जुड़ेंगे। विनय सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। विनय जी, आप लोगों को जो उम्मीद थी कि हरियाणा में आपकी पार्टी की सत्ता में वापसी होगी, लेकिन वो उम्मीद फिलहाल रुझानों में नजर आता नहीं दिख रहा है। बीजेपी अगर इसी तरीके से रुझानों में आगे रही तो आप लोगों की करारी हार होगी, यानी कि वनवास जारी रहेगा कांग्रेस का हरियाणा में। हम लोग देखिए रुझान आ रहे हैं और रुझान से साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आगे है, लेकिन हम अभी अंतिम तक आस नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से पूरे हरियाणा के चुनाव को एक तरीके से लड़ा और हरियाणा के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेगेटिव एस्पेक्ट था, सारे बेरोजगार, रोजगार का मसला हो, पहलवानों का मसला हो, विकास का मसला हो, 10 साल से कुशासन का मसला हो, तो हरियाणा की जनता आपरूपी कांग्रेस पार्टी की ओर थी। सही बात है कि रुझान में भी हम लोग पीछे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अंतिम समय आने तक कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी चाहिए। विनय सिन्हा जी, हमारा एक सवाल आपसे यहाँ पर एक और रहेगा, चूंकि हरियाणा में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एक माहौल बनाने की कोशिश की बीजेपी के खिलाफ, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो या फिर पहलवानों का मुद्दा हो, इन सभी चीज़ों पर आप लोगों ने जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया उसका फायदा होता हुआ नजर नहीं आया। पहलवानों ने भी जिस तरीके से अपने मामलों को उठाए थे, उनकी ओर से हंगामा किया गया था, उसका असर भी नजर नहीं आया। विनेश फोगाट जो कि इतनी चर्चा में रही, कांग्रेस पार्टी से चुनाव भी वो लड़ी और अभी वो फिलहाल अभी तक अपनी सीट से पीछे चल रही है। विनेश फोगाट की अगर हम बात करें तो विनय जी, उसकी अस्मिता की लड़ाई थी। अगर फोगाट जी पीछे हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्य क्या बात है, लेकिन मैं मानता हूँ, मैं समझता हूँ, जो मैंने देखा है कि वो अंततः जीतेंगी, लेकिन जो हरियाणा की जनता ने, लेकिन जो जनता पार्टी के खिलाफ और कांग्रेस के पक्ष में थे, और कहीं ना कहीं एक चीज दर्शाता था कि भारतीय जनता पार्टी का अंतिम में क्या खेला होता है। छत्तीसगढ़ देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, जो शक की सुइयां घूमती है, फिर आप बोलेंगे ईवीएम की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन शक की सुइयां जो घूमती हैं वो कहीं ना कहीं इंगित करती है आखिर क्या बात है। जनता वोट देना चाह रही है कांग्रेस पार्टी को और लीड कर रही है भारतीय जनता पार्टी और रुझान में वो आगे चल रही, तो कहीं ना कहीं शक की सुई तो घूमती है। जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में चूंकि वो लड़े भी नहीं थे, जम्मू रीजन में लड़े थे और कश्मीर में 18 सीट पे लड़े थे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हरियाणा की जनता ने इस बार चुनाव लड़ा था कांग्रेस के पक्ष में, और रुझान में अगर आगे हैं तो ये तो बड़ा चिंताजनक बात है।
विनय विनय सिन्हा जी, लेकिन अगर आप लोगों की हार हरियाणा में होती है तो इस हार की मुख्य वजह क्या होगी? क्या बीजेपी का विकास का जो कार्ड है और जो उम्मीदवारों को उन लोगों ने की ओर से टिकट दिया गया, क्या इस वजह से भाजपा की जीत हुई, माफ करिएगा? और आप लोगों की हार की मुख्य वजह क्या रहेगी? क्योंकि आप लोगों की ओर से प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। राहुल गांधी ने खुद मोर्चा संभाला था और साथ में बहन प्रियंका गांधी ने भी मोर्चा संभाला था, लेकिन जो एग्जिट पोल आए थे उन एग्जिट पोल के मुताबिक जो रुझान आ रहे हैं बिल्कुल उलट आ रहे हैं। सही कहा, लेकिन यह भी बहुत जल्दीबाजी होगी। मैं किसी इस बात पे टिप्पणी करना कि कौन हार रहा है जीत रहा है, एक बार अंतिम परिणाम आने दीजिए। अंतिम परिणाम जब आ जाते हैं उसके बाद फिर इस पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन निश्चित रूप से राहुल गांधी की आंधी चल रही है, जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा हो या हर देश में। जो उन्होंने दो टूक की बात करते हैं, जो सच्चाई की बात करते हैं, जो सीधी सीधी बात करते हैं, आम जनता की हक की बात करते हैं, उनकी लड़ाई लड़ते हैं, तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि राहुल जी सर्वमान्य नेता और राहुल जी के नेतृत्व में चुनाव बढ़िया चल रहा है। अब अंतिम परिणाम आने दीजिए, उस पर फिर हम लोग आपके साथ जुड़ेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। बने रहिए विनय जी हमारे साथ। थोड़ी देर में बीजेपी से पंकज जी भी जुड़ेंगे और मैं चाहूंगी कि आप उनके साथ भी इस डिस्कशन का हिस्सा आप जरूर रहिए अगर आपके पास वक्त है तो। हमारे साथ इस वक्त क्षितिज जी जुड़ चुके हैं आरजेडी से, और आरजेडी जो है वो झारखंड की दृष्टि से देखा जाए तो महागठबंधन की सहयोगी है, और जिस तरीके से जो दो राज्यों के चुनाव परिणाम अभी धीरे धीरे आ रहे हैं उस पर क्षितिज जी क्या कहिएगा, और इन चुनाव का झारखंड के में होने वाले विधानसभा चुनाव में कितना असर पड़ सकता है? क्षितिज जी। में इस चुनाव का असर तो पड़ेगा, क्योंकि देख रहे हैं कि जनता जो है भाजपा को और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को सिरे से नकार रही है। जनता जान गई है कि ये लोग किस तरह के जुमलेबाज हैं। और झारखंड में जैसे बाकी समय में, जैसे लोकसभा में आपने देखा कि माननीय मंगलसूत्र पर चुनाव लड़ते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी किस प्रकार से जुमले हिंदू मुसलमान करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी किस प्रकार से झूठा भ्रम फैलाते हैं कि कांग्रेस और गठबंधन की सरकार आएगी तो आपकी जो है मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, मुजरे पर चुनाव लड़ते हैं। तो ये हमने इन्हें मुद्दों पर ला करके खड़ा किया। ये पहले मुद्दों पर खड़ा नहीं, लेकिन अब जो चुनाव हो रही है वो भाजपा और जनता भी समझ गई है कि भाजपा को मुद्दों पे चुनाव लड़ना है। रही बात झारखंड, तो देखिए हरियाणा का भी रुझान चल रहा है, धीरे धीरे नतीजे कम हो, और मुझे पूर्ण विश्वास है वहां भी हमारे इंडिया ब्लॉक की ही सरकार, क्योंकि लोग मोदी जी और इनके जो जुमला उससे लोग थक चुके हैं। झारखंड में इन्होंने दिया कि माटी, बेटी और रोटी। आप देखिए माटी का जो श्रृंगार होता है वो किसान होता है, तो ये लोग 700 किसानों के हत्यारे हैं। इन्होंने अपना काला बिल ला करके 700 किसानों का हत्या किया है इन्होंने। ये लोग बेटी की बात करते हैं, मणिपुर में किस प्रकार से हमारी बेटियों पर अत्याचार होती है और देश के प्रधानमंत्री जी चुप रहते हैं। और उन बातों के अनुरूप जो परिणाम आ रहे हैं वो तो नजर नहीं आ रहा है। रुझान में बीजेपी सीधे तौर पर सरकार बनाती नजर आ रही है, यानी कि अगर अभी जो रुझान परिणाम में बदलते हैं तो ये बीजेपी का अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस होगा हरियाणा में। क्षितिज जी। ये रुझान है भाजपा का, और ये रुझान देखिए ये आंकड़े बदल सकते हैं थोड़े देर के बाद। अगर हम 2 बजे के बाद इस बात पर बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर हो, तब तक और ज्यादा क्लियर हो जाए। लेकिन झारखंड में उसके नाम पर लोग हमें वोट दिए, झारखंड में हमें मौका मिला इसलिए हमने काम किया और उस पर वोट मांगेंगे। हमने महिलाओं को मैया सम्मान योजना दिया जिससे कि महिलाओं को 1000 रुपया मिल रहा, और कई सारी महिलाओं को, युवाओं को आज देख रहे हैं कि आज 18 से लेकर के 100 वर्षों तक की, उससे अधिक वर्षों तक की महिलाओं को पेंशन या अन्य प्रकार से उनको पैसा दिया जा रहा है, उनको सम्मान राशि दिया जा रहा है। तो हम लोग अपने काम पर चुनाव लड़ेंगे और निस्संदेह झारखंड में हमारा परिणाम बहुत अच्छा होगा। और भाजपा जो कि पिछले बार अधिक सीटों पे थे, इस बार 15 से 20 सीटों पर अटक जाएगी झारखंड।
बिल्कुल, आप हमारे साथ क्षितिज जी बने रहिए। विनय सिन्हा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज जी, आपसे एक सवाल लेने की कोशिश करेंगे, चूंकि विनय जी भी हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं, क्षितिज जी आरजेडी से हैं और भाजपा से पंकज जी हैं, देवघर से बीजेपी के नेता हैं। पंकज जी, हमने कुछ दिन पहले भी जो है वो डिस्कशन किया था कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर के, और आज परिणाम आ रहे हैं, यानी कि रुझानों में बीजेपी का अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो हरियाणा में नजर आ रहा है। क्या कुछ कहिएगा पंकज जी? एक राष्ट्रीय पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के नीति सिद्धांत पर पूरे देश के हर कोना से लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। और आज भी नरेंद्र भाई मोदी जी ने जितनी योजनाएं लाई है और आप धरातल पर उतरा हुआ, इसका परिणाम है कि हरियाणा में हम प्रचंड बहुमत के साथ आ रहे हैं। पिछली बार हमारी सरकार थी, उससे भी ज्यादा बेहतर ढंग से हम सरकार में आ रहे हैं और बेहतर ढंग से सरकार चलाएंगे, क्योंकि हरियाणा की जनता ने हमें बेहतर सरकार चलाने के लिए बेहतर मौका दिया है और बेहतर बहुमत दिया है। इसलिए इस बार बार सरकार और बेहतर बहुमत दिया है, इसलिए इस बार होती है बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने उस पर जनता ने मोहर लगा दिया है और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने के लिए हमें आगे आने के लिए बहुमत दिया है। और हम यह सिद्ध किए हैं कि हरियाणा में जो हमने काम किया है वह बहुत अच्छे ढंग से किया है, जनता के लिए किया है और इसका परिणाम आज सामने है। विनय जी हमारे साथ बने हुए हैं। विनय जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, बीजेपी जो है वो काफी खुश भी नजर आ रही है और हरियाणा में बीजेपी जो है वो हैट्रिक लगाने की तैयारी में है, और कांग्रेस पार्टी जो इस बार उम्मीद की हुई थी कि उनका वनवास खत्म होगा, चूंकि देखिए जो रुझान है वही परिणाम में धीरे धीरे तब्दील होते हैं, कई बार रुझान आगे पीछे होते हैं। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही थी, जश्न भी मनाने की तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही थी, लेकिन फिलहाल उन जश्न पे अगर हम देखें हरियाणा की परिदृश्य से, तो वहां पर जश्न जो है वो अब धीरे धीरे रुकते भी नजर आ रहे हैं। विनय जी, क्या कुछ कहिएगा? विनय जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, विनय जी जो हैं फिलहाल हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। हम जाएंगे क्षितिज मिश्रा जी के पास, जो कि आरजेडी के नेता हैं, और क्षितिज जी आपसे जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि हरियाणा में तो बीजेपी एक बार फिर से तीसरी बार रुझानों के मुताबिक हैट्रिक लगाती नजर आ रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो है वो बीजेपी ने जो सोचा था उसके बिल्कुल उलट परिणाम आए हुए हैं, लेकिन फिर भी एक विपक्ष की भूमिका में बीजेपी जो है वो नजर आएगी। क्या कुछ कहिएगा क्षितिज जी? क्या कुछ कहिएगा क्षितिज जी? चलिए, दोनों ही नेताओं से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। पंकज जी, एक बार फिर से आपसे जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि हरियाणा में तो आप लोग एक बार फिर से तीसरी बार अगर ये रुझान परिणाम में बदलते हैं, हालांकि अभी इसमें वक्त है, लेकिन तीसरी बार सरकार बनाते नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या वजह रही जम्मू कश्मीर में भाजपा ने जो सोचा था उस मुताबिक जो है वो रुझान नहीं आए जम्मू कश्मीर में, क्या वजह रही होगी पंकज जी? जम्मू कश्मीर में भी मेरा बेहतर परफॉर्मेंस रहा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने बूते पर चुनाव लड़कर और बेहतर प्रदर्शन किया, और हम जितनी सीटें पिछले बार थे उससे ज्यादा सीटें हम भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर लाएगी। और यह लग रहा है कभी परिणाम आते आते कुछ नया होगा, और वहां पर कांग्रेस यह नहीं कह सकती है
कि हम जो है बेहतर परफॉर्मेंस किए हैं, जबकि कांग्रेस ने केवल जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और भाजपा को बदनाम करने के नाम पर वह चुनाव लड़ी है। वह पिछले बार भी क्या कहा कि भाजपा आएगी संविधान बदल देगी। क्या भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने कभी यह बोला क्या? कभी जो है मोदी जी ने संविधान को समाप्त करने की बात बोला क्या? नहीं। मोदी जी के बारे में केवल बदनाम करके कांग्रेस के लोग जाति धर्म के नाम पर केवल वोट लेते हैं, और भारतीय जनता पार्टी काम के बल पर वोट लेती है, अपनी नीति, सिद्धांत और मैनिफेस्टो के बल पर वोट लेती है। यही कारण है कि हम जम्मू कश्मीर में भी चुनाव का परिणाम आते आते आपको देखने को मिलेगा कि बेहतर होगा। आज कांग्रेस और किसी भी पार्टी का नेता, यह जब चुनाव में शुरुआत में काउंटिंग हो रहा था, उसके नेता जश्न मना रहे थे। लग रहा था कि दोनों जगह अपार बहुमत से सरकारें बना लेंगे, लेकिन यह पता चला कि अब सारे नेता अंडरग्राउंड हो गए हैं। पता ही नहीं चलता है कि कोई नेता कहां पर है, क्योंकि उसे पता है कि आने वाला जो परिणाम अंतिम आएगा उसमें ना वो हरियाणा में सरकार बनाने वाले हैं, न जम्मू कश्मीर में बनाने वाले हैं। यह लोग केवल जो है, यह झूठा पार्टी है, या अपने आप को, या राहुल गांधी जो है केवल जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, झूठे के नाम पर भाजपा को बदनाम कर रही है। भाजपा हकीकत में काम करती है। हरियाणा में किसानों के बीच में अच्छा काम किया। अभी शिवराज सिंह चौहान जी का भी बयान आ रहा था कि हमने किसानों के हित में काम किया, जिसका परिणाम हरियाणा की जनता ने हमको दिया है। आज जो है किसानों के हित में कोई सोचता है तो वह भारतीय जनता पार्टी ही सोचती है। मोदी जी किसानों के लिए आज जो है 6,000 रुपया सालाना दे रही है। आजादी के बाद किसी ने किसानों के लिए नहीं सोचा था, और भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के लिए सोच रहा है। आज वो लोग केवल चुनाव के समय अपने आप के मैनिफेस्टो को जारी कर देते हैं कि हमको वोट लेना है, और जब जीत कर जाते हैं बाद में पता नहीं चलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करती है। हमने गरीबों के लिए किया है, हमने प्रधानमंत्री आवास दिया है, हमने आयुष्मान कार्ड दिया है, 5 लाख तक के फ्री इलाज दिया है। इसका परिणाम निकला कि जो लोग, भगवान की इच्छा होगा वही मर सकता है, और नहीं तो मोदी जी का यह ऐसा प्लान है कि वह दवाई के बिना, गरीबी के चलते कोई देश के लोग मरेगा नहीं। इतना मोदी जी की गारंटी था। किसानों के लिए उन्होंने काम किया, उन्होंने फ्री राशन देने का काम किया है, फ्री में जो है गैस चूल्हा देने का काम किया है, फ्री में जी, आपने जो किसानों के सवाल खाद्य उठाए को हैं उन पैसा देने सवालों का काम किया। किस तरीके से जवाब दे रहे हैं क्षितिज मिश्रा जी, बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं। मैं चाहूंगी पैनल में मौजूद मेरे लोगों से कि एक बार क्षितिज मिश्रा को स्क्रीन पर लाइए और पंकज जी को भी आप स्क्रीन पर लाइए। इन्होंने कहा कि भाजपा योजनाएं बनाती है और काम करती है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। ये याद रखिएगा, मैं जुड़ा रहा हूँ, आप याद गिनते रह जाइएगा मेरे भाई। और कोई नेता भागा नहीं है इंडिया गठबंधन का, कि बहुत हुई महंगाई के बार, अब की बार मोदी सरकार। युवाओं को 2 करोड़ रोजगार, 15-15 लाख रुपए, किसानों का आय को दुगना करना, और इसके बाद ऐसे बहुत सारे आपकी ही बातें थी। काला धन लाने का बात था आपका बात था स्विच बैंक से लाने का, आपका बात है दूर बाहर से जो भागे हुए लोग हैं उनको पकड़ पकड़ के लाने का, आतंकवाद के खिलाफ आपका नारा था। बाकी आप बेटी पढ़ी बचाओ आपका आप, और ये लोग कहते हैं कि विपक्ष जो है वो जाति धर्म की बात कर रहा है। ये कौन कह रहे हैं ये बात? इनको शर्म आनी चाहिए। तो जाति धर्म का बात कौन कर रहा है? किसको आज याद आ गया कि ईद के समय में 2 सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा? ये आज किसको याद आ गया है? कौन बार बार लोगों को जाति धर्म के, और ये कर रहे हैं कि बीजेपी, मतलब कि गठबंधन सरकार ने भ्रमित करने का बात किया। आप बताइए कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहां लिखा हुआ था कि आपकी सारी आरक्षण छीन करके दे दिया जाएगा, उसको क्या दे दिया जाएगा मुस्लिमों को? आप बताइए कि कांग्रेस ने कहां कहा था? कब कांग्रेस ने जो मंगलसूत्र है उसको छीन करके दूसरों को दे दिया था? आप बताइए कि मुजरा, ये सब आपके प्रधानमंत्री बोल रहे थे, हम लोग नहीं बोल रहे थे। आप झारखंड में आएंगे, मैं झारखंड की योजनाएं आपको गिनवा दूं। हम लोग योजनाएं बना रहे हैं और उसको धरातल पर उतारने के लिए सरकार आपके पर उतार रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की तरह जुमलेबाजी नहीं कर रहे हैं।
जी जो क्षितिज मिश्रा ने सवाल उठाए हैं, मैं चाहूंगी पंकज जी और क्षितिज मिश्रा को हमारे पैनलिस्ट में बैठे लोगों जो हैं वो स्क्रीन पर लाएं, सिर्फ पंकज जी और क्षितिज जी को, और क्षितिज जी के सवाल जो उठाए गए हैं उनका जवाब पंकज जी आप दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जैसे ही झारखंड की बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए जो जब रघुवर दास माननीय मुख्यमंत्री जी थे उस समय उन्होंने किसानों को 1 एकड़ में 5,000, 5 एकड़ में 25,000 सालाना दिया था। और इनकी सरकार की पहली कैबिनेट में हेमंत सोरेन जी के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने 25,000 और उन्होंने कहा कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन किसानों का कर्जा अभी तक माफ इन्होंने नहीं किया सही ढंग से। और इन्होंने दूसरी बात, किसानों की बात करते हैं, दूसरी बात आपको बता दें कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी झारखंड में, तो हमने गांव-गांव में बड़ी-बड़ी तालाब कंबल घोटाला किया, कंबल घोटाला, कंबल घोटाला। गरीब लोगों को चलिए दिखाइए, चलिए दिखाइए कितना तालाब खोदे हैं, चलिए दिखाइए। हमने गरीब लोगों को जो है गाय दिया, हमने गरीबों के उत्थान के लिए, किसानों के उत्थान के लिए, गांव में रहने वालों के उत्थान के लिए हमने हर हमेशा काम किया। लेकिन हेमंत सोरेन 5 साल तक केवल कोरोना के नाम पर रोता रहा। अभी आपको बता दें कि जब कोरोना के समय था तो आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग घर में दुबके हुए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो हॉस्पिटलों में जाकर खाना पहुंचा रहा था, दवाई पहुंचा रहा था, लोगों को पैसा दे रहा था, फ्री अनाज दे रहा था, घर घर में उनकी सेवा कर रहा था, अपनी जान को हथेली पर लेकर। ये केवल कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग केवल सत्ता सुख भोगते हैं और केवल सत्ता के लिए और अपने परिवार को एमएलए बनाने के लिए पैसा ढूंढते हैं, केवल सत्ता के लिए और अपने परिवार को एमएलए बनाने के लिए। देखिए पंकज जी, क्षितिज जी को भी एक बार सुन लेते हैं, आपकी बातों का जवाब देना चाहते हैं, एक एक करके दोनों लोग बोलिए। इन्होंने कहा कि कोरोना काल में आरजेडी और बाकी लोग सोए हुए थे। आप अपनी पहले जानकारी बढ़ाइए, आप जाकर के पता कीजिए कि रिम्स में पूरे कोरोना काल में हमारे आरजेडी के लोग और हम लोग मिलकर के लोगों को खाना खिलाने का काम कर रहे थे, लेकिन हम इस पर फोटो नहीं चिपका सकते, फोटो अपना नहीं छपवा सकते। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने धरातल पर काम किया, लोगों के लिए काम किया और ये हमारी जिम्मेदारी थी और उस जिम्मेदारी को निभाया है। हम फोटो डाल करके कहीं दिखा नहीं सकते हैं इसको, इसीलिए आपको पता नहीं चला है। आप बोलते हैं कोरोना की बात करते हैं, कोरोना में हमारे मुख्यमंत्री ने हवाई जहाज से मजदूरों को लाने का काम किया और आपके यूपी की सरकार ने मजदूरों को मारा और आपकी सरकार ने मजदूरों के लिए व्यवस्था नहीं किया, अचानक से लॉकडाउन लगा दिया, जिसके कारण कि हजारों किलोमीटर दूरी तय कर कर पैदल चल के आ रहे थे मजदूर। कितने मजदूर मर गए, उसके हत्यारे हैं आप लोग। बात करते हैं हमारी सरकार ने किसानों की योजनाओं को, किसानों का कर्जा को माफ किया और आपकी सरकार ने क्या किया? बड़े बड़े उद्योगपतियों का, बड़े बड़े लोगों का कर्जा माफ किया। अरे आप लोग बात करते हैं किसान की तो शर्म आती है। आप लोग बात करते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का, आप बोल रहे थे कि जाति धर्म के नाम पर बांट रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि इन्हीं लोग का काम है कि केसरिया हिंदू हुआ, हरा हुआ इस्लाम और रंगों को भी बांट दिया जात धर्म के नाम। ये लोग रंगों को बांटने वाले लोग हैं, ये लोग रंगों को बांटने वाले, ये लोग काम नहीं करेंगे। और हम बता दें आज आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, इनकी कान पकड़ करके हम लोग, इनकी कान पकड़ के हम लोग जो है विकास पर चुनाव लड़ेंगे इस बार झारखंड में। ये लोग इधर उधर की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान का बात करेंगे, लेकिन ये नहीं करने देंगे। इनकी कान पकड़ करके हम विकास पर बात करवाएंगे। ना मुद्दों पर चुनाव हम लड़ेंगे और मुद्दों पर लड़ाएंगे भी। मुद्दों पर जो है वो चुनाव लड़ेंगे और मुद्दों पर जो है वो जनता भी वोट करती है, लेकिन फिलहाल जो असल फैसला जनता की अदालत में होता है क्षितिज जी, और आज जनता की अदालत का फैसला जो है वो दर्शकों के सामने और देश के सामने आ रहा है। आपने जो भी सवाल उठाए हैं, आपने जो भी आरोप लगाए हैं, लेकिन अगर जनता उन आरोपों को सही मानती है तो फिर हरियाणा में बीजेपी हैट्रिक लगाने क्यों जा रही है? ना केवल हैट्रिक लगाने जा रही है, बल्कि अब तक का
सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस भी होने जा रहा है हरियाणा में, क्योंकि असल अदालत जो है वो जनता की अदालत है और उसमें बीजेपी पास नजर आ रही है। क्षितिज जी, निर्णायक गिनती नहीं है, मुझे लगता है कि मुश्किल से 5 से 7 राउंड का गिनती हुआ होगा। अभी गिनती, वोटों का गिनती होना अभी बाकी है। लेकिन चलिए, अगर भाजपा वहां पर सरकार बनाती है तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो है ये थोड़ा सा फेलियर होगा कि हमने लोगों को समझा नहीं पाए हम सही से, और लोग जो है वो इनके लुभावने सपने में आ गए हैं। लेकिन झारखंड में हमारी सरकार है, लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं। तो लोगों के पास ये पता है कि ये इंडिया गठबंधन की सरकार कैसे कार्य कर रही है, तो इसीलिए लोग हमें अवश्य वोट देंगे। और इनकी जुमलेबाजी को, वो चाहे ये गोगो दीदी लेकर के आए या कोई भी दे करके, आप देख रहे हैं कि गोगो दीदी के माध्यम से इनके लोग जा रहे हैं और हजार हजार रुपया वसूल ले रहे हैं। लोगों को पैसा देंगे क्या? मैया सम्मान वाली योजना मांग रहे हैं। आपके माध्यम से मैं लोगों को जागरूक करना चाहूंगा कि ऐसे भ्रामक चीजों पर ना जाइए, ऐसे लोगों के जुमलेबाजी पर मत जाइए। ये लोग फिर से जुमलेबाजी का काम कर रहे हैं। ये आए तो कहिए कि हमारा पहले वाला 15 लाख रुपया दे दो, इसके बाद तुम 2100 रुपया हमको हर महीना देना। पंकज जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं चाहूंगी कि जवाब दीजिए आप क्षितिज मिश्रा जी को। देखिए, अभी जम्मू कश्मीर में काउंटिंग हुआ और हरियाणा में काउंटिंग हुआ। दोनों जगह के काउंटिंग में जब भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनने की बात आई तो यह पहले कर रहे थे कि जो है या हम जीत रहे हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने की और आगे बढ़ा तो यह कह रहा है ईवीएम में गड़बड़ी हो रहा है, प्रशासन गड़बड़ी कर रहा है, तो यह हो रहा है। अरे भैया, जो है जनता वोट आपको दे ही नहीं रहा है। आपने जनता के साथ आपको कितना फोन करके छलावा बोले थे किया, क्या? मैं इसको कहने के लिए आपको फोन मैं करके बोले चाहता थे हूं क्या? कि आप संथाल परगना को लीजिए, झारखंड में यहाँ आदिवासियों के लिए मुखिया और पंचायत में सारा सीट आरक्षित है, और ये क्या लोग करवा रहे हैं। खुद हेमंत सोरेन की जो है विधानसभा में वहां मुस्लिम लोग आदिवासी लड़कियों को बहला फुसलाकर और वह अपने शादी करता है, और डेमोग्राफी को जो है वह चेंज हो गया है और उसको मुखिया बनाकर अपने और उसको लूटने का काम कर रहा है। यह पूरे देश के लिए, जहां जब हेमंत सोरेन अपने क्षेत्र में इस तरह से करवा रहा है, या बोलिए ये लोग कितने घटिया मन सत्ता चला रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज वह कम से कम हर प्रखंड में 5 से 10 ऐसे मुखिया, आदिवासी मुखिया है, और जिसका पति जो है एक मुस्लिम से, मुस्लिम लोग जो है बस वह मुस्लिम कौन, भारत का नहीं बल्कि बांग्लादेशी मुसलमान है, और वह आकर वह यहाँ पर बसता है और यहाँ की आदिवासी बहने को बहला फुसला कर वह जो है शादी करता है, और उससे वह जो है फिर समाज में लूटता है, पैसा को लूटता है और बांग्लादेश ले जाता है। ऐसा स्थिति हेमंत सोरेन अपने विधानसभा में भी करके रखा है, पूरे संथाल परगना की धरती को रखा है और आदिवासियों की जनसंख्या को कम करने का काम किया है। यह सत्ता में रहकर केवल झारखंड को बदनाम किया है, यहाँ की स्मिता को जो है बर्बाद करके रख दिया है, और इन्हें पता नहीं, और उसके ये गठबंधन में है। कल तक ये आरजेडी के लोग कहा करते थे कि झारखंड नहीं बन सकता है, लालू यादव कहते थे मेरे लाश पर बनता है। ये झारखंड के हितैषी बने हुए हैं, ये झारखंड के हितैषी नहीं बने हुए हैं, बल्कि यह झारखंड को लूटकर हेमंत सोरेन जो पैसा बिहार भेज रहा है लालू यादव को, झारखंड से लूटकर पैसा जो है कांग्रेस को, सोनिया गांधी को पहुंचा रहा है हेमंत सोरेन, और खुद अपनी पार्टी को चला रहा है। यहाँ गिट्टी बेच रहा है, बालू बेच रहा है, कोयला बेच रहा है, और पूरा खजाना लूटने का काम किया है। किसानों के हित में कभी नहीं काम किया है। इनके मंत्री बादल पत्रलेख, इनको याद दिलाते हैं, बादल पत्रलेख कहता था कि मैं माड़ भात खाएंगे और जो है मिस कॉल पर आएंगे। आज बादल पत्रलेख देवघर में 38 करोड़ का आलीशान भवन बना लिया है।
जिसके पॉकेट में 5 पैसा नहीं था, जनता के घर में जो खाता था, जनता के घर में रहता था, सरकारी बिल्डिंग में रहता था, आज वह अरबपति हो गया है। और एक मंत्री वह जो है उसके जो है घर का नौकर के यहाँ 38 करोड़ निकला। ऐसे इनके सांसद के यहाँ इतना इतना पैसा निकला। ये एक लुटेरा पार्टी है। यह लालू यादव से शिक्षा लिए हैं। जिस तरह से लालू यादव ने बिहार को लूटने का काम किया है, उसी राह पर हेमंत सोरेन चल रहे हैं और उनके मंत्रिमंडल के लोग चल रहे हैं। इनके जो है 3-3, 4-4 विधायक बंगाल में पकड़ाया, कई महीने जेल में रहा, 50-50 लाख रुपया झारखंड का लेके भाग रहा था। मैं कहना चाहता हूं यह एक लुटेरे की पार्टी है और लुटेरे का जमघट है, मिल बैठकर बांट रहा है। और झारखंड के जनता अब सजग हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी और ये लोग को अब सत्ता नहीं बल्कि जेल के हवालात में इन लोग का जगह होगा। ये बड़ा बड़ा आरोप जो है वो पंकज जी की ओर से क्षितिज जी लगाया जा रहा है। लूट की पार्टी बताई जा रही है और झारखंड के पैसे को कैसे बिहार पहुंचाया जा रहा है लालू प्रसाद यादव के पास, इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिलहाल हमारा यही है कि हरियाणा के जो चुनाव परिणाम आज आएंगे उनका आने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव में कितना असर पड़ सकता है, क्योंकि मोदी का मैजिक जो है वो हरियाणा में फिलहाल रुझानों में नजर आ रहा है। स्पष्ट कर दे रहा हूं, झारखंड के लोग, झारखंड के वोटर विकास पर वोट देंगे। झारखंड के लोग मैया सम्मान योजना पर वोट देंगे। जनता जो है वो किसान की कर्ज माफी पर देंगे, 200 यूनिट बिजली माफ पर देंगे, सर्वजन पेंशन योजना पर देंगे और ग्राम गाड़ी योजनाओं पर देंगे और अनेक योजनाओं जो हमारी है उस पर देंगे। दूसरी बात, हमारे भाई भाजपा के इतने वरिष्ठ हैं लेकिन इसके बाद भी इनकी जो भाषा की शैली है वो बहुत शर्मनाक है। एक मुख्यमंत्री के विषय में ये कहते हैं कि वो पैसा पहुंचा रहा है। आप पहले बोलने के लिए तमीज थोड़ा लाइए और मुझे शर्म आ रहा है कि आपको तमीज मुझे सिखाना पड़ रहा है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि लालू यादव जी को पैसा पहुंचा रहा है। आपके पास कोई प्रूफ है क्या? आप किसी चैनल पर आकर के अंदाजी फंदाजी कुछ भी बक रहे हैं। आप चोर लुटेरों की पार्टी जिसको कि जो आप बताए ये कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का बात करते हैं यार। कौन बात कर रहा है भ्रष्टाचार के बारे में? मधुकोड़ा के बारे में आपके प्रधानमंत्री ने पानी पी करके कहा था कि ये भ्रष्टाचारी है, अपने में शामिल कर ला लिया, पट्टा उड़ा दिया और कहा कि ये बहुत बढ़िया हो गया। इसके बाद आप ही के लोगों ने शिवराज सिंह चौहान पर, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये भ्रष्टाचारी है। आप लोग जगन उज्ज्वल पर कहते हैं, अजित पवार पर कहते हैं, आप लोग शुभेंदु अधिकारी को कहते हैं, अपनी पार्टी में लाते पट्टा उड़ाते हैं, भाजपा का वॉशिंग मशीन में डालते हैं, साफ करके निकाल देते हैं। क्या बात कर रहे हैं ये लोग? पहले तो आप तमीज सीख करके आइए सर, आप तमीज सीख करके आइए। आपको बोलने का तमीज नहीं है। किसी भी चैनल पे आइए तो आप पहले आपके पास डेटा होना चाहिए। आप अभी हमको प्रूफ कीजिए कि हेमंत सोरेन कैसे लालू यादव को पैसा भेज रहे हैं। आप प्रूफ कीजिए और अगर नहीं प्रूफ कर पाते तो माफी मांगिए। पहले आप माफी मांगिए। आपके चैनल से मैं कह रहा हूं कि भ्रम फैलाने का काम ना करें। माफी मांगने बोलिए, प्रूफ दीजिए या माफी मांगिए, प्रूफ दीजिए या माफी मांगिए, प्रूफ दीजिए या माफी मांगिए। एक मिनट, लालू जी भ्रष्ट हैं या हम नहीं कह रहे हैं, कोर्ट कह रहा है। हेमंत सोरेन भ्रष्ट हैं, हम नहीं कह रहे हैं, कोर्ट कह रहा है। आपके मंत्री जो है भारत सरकार के मंत्री भ्रष्ट है या हम नहीं कह रहे हैं, कोर्ट कह रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, आपने कहा कि हेमंत सोरेन जी झारखंड का पैसा बिहार पहुंचा रहे हैं। आप प्रूफ कीजिए पहले, आप पहले इसको प्रूफ कीजिए। भागिए मत, आप भागिए मत, माफी मांगिए। आप डाटा लीजिए, आप माफी मांगे, आप माफी मांगे, पहले माफी मांगिए, माफी मांगिए। आप पहले तो आप बताइए कि आपका जो है, जो मंत्री जो है पाकुड़ के थे, उनके यहाँ जो 38 करोड़ रुपया पकड़ाया वो झारखंड की जनता का पैसा था या वो जो है वह पैसा किसका था? मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए, मेरे प्रश्नों का जवाब आप दीजिए कि आपका जो है बादल पत्रलेख जी यह कहते थे कि नहीं? आप जाके अभी अपने बगल में रखे हुए फोन से वाले से पूछिए कि वह जो है सरकारी बिल्डिंग में रहते थे और आज उनके पास इतना पैसा कहां से आया? क्या कृषि विभाग में लूट हुआ या नहीं हुआ?
आप मेरे प्रश्नों का जवाब तो दीजिए कि मैं हकीकत बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं। अगर हेमंत सोरेन जी जेल गए हैं तो जेल क्या भारतीय जनता पार्टी ने भिजवाया? 38 करोड़ पकड़ाया हाँ तो क्या मोदी हाँ जी ने उनके घर हाँ, में रख दिया था क्या? भेजा नहीं। आप भेजा जो है भेजा। चिल्लाइए नहीं, चिल्लाइए नहीं। आपने चोरी किया है तो बताइए कि हमने चोरी किया है। आपने, आपके नेता 50-50 लाख रुपया लेकर बंगाल की ओर से भाग रहा था, पकड़ाया। वह देने के लिए, राहुल गांधी को देने के लिए, सोनिया गांधी को देने के लिए, लालू यादव को देने के लिए। हम नहीं बोल रहे हैं, यह बंगाल पुलिस कह रही है, या हम भ्रष्ट आपको नहीं बोल रहे हैं, आपकी प्रमाण दे रही है। बंगाल पुलिस की प्रमाण के एक बात साथ हम सुनाइए बता कि रहे बिहार में हैं, पैसा देने जा रहा चिल्लाने था। से नहीं होगा। एक आप बाइट हकीकत या के एक सामने नोट आइए। दिखाइए और अभी, जहां तक अभी विकास की दिखाइए बात या माफी बोलते मांगिए। हैं तो आप आप तो सुनिए, माफी मांगिए, विकास की बात माफी मांगिए। बोलते आपके हैं, पास तमीज जहां नहीं है, यही एम्स आपकी बन रहा उम्र था बढ़ गई है, देवघर लेकिन में, तमीज नहीं है आज आपके पास। हेमंत सोरेन जी माफी ने मांगिए। रोकने का काम किया। एयरपोर्ट बन रहा था, रोकने का काम किया, कोर्ट में जाना पड़ा, अदालत में जाना पड़ा, इसके बाद वो बनकर तैयार हुआ। पुनासी डैम बन रहा था, वो 35 साल से रोके हुए था, उसके लिए कोर्ट जाना पड़ा। आप हेमंत सोरेन जी 35 साल हर से विकास को रोकने का काम कर रहे हैं, या 35 साल से आपको हेमंत पता सोरेन नहीं रोका है? हुआ था। आप जाके मुख्यमंत्री जी तो से मिलिए, कहाँ से उठा हेमंत के सोरेन लाए, जी क्या से बोल रहे हैं मिलिए। ये? आपको पता नहीं है, उनके भाई कोयला, उनके गिट्टी बेच रहा है, उनके भाई बालू बेच रहा है। हम नहीं बोल रहे हैं, पूरी दुमका की एक पहुंचे। एक जनता बोल चूंकि रही है। आप जो भैया आरोप लगा रहे हैं जाके वो एक बोलिए बड़ा माफी, आरोप है, आप पैसे नहीं, पकड़ाना आप और कोर्ट में पैसे जाके किसी माफी नेता के मांगिए। घर तक पहुंचाना, इन दोनों में अंतर है। हालांकि अगर चीजें उस वक्त जो सामने आई थी, जिन कांग्रेस नेताओं का आप जिक्र कर रहे हैं, उनके पास से जो पैसे बरामद हुए थे, उस वक्त सवाल ये भी उठा था कि भाजपा के पास जो है वो पैसे जा रहे थे, कई तरह की चीजें आई थी। हालांकि अगर स्पष्ट तौर पर सबूत नहीं है तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप नहीं करने चाहिए। पंकज जी, आज जो है वो चर्चा सिर्फ और सिर्फ हरियाणा और जम्मू कश्मीर पर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई बयान हमें नहीं देना है और मैं चाहूंगी कि आप ना दे जिससे किसी की मर्यादा को ठेस पहुंचे, जब तक आपके पास माफी कोई मांगे ऐसे इनको। पुख्ता सबूत नहीं ना हो। नहीं, ऐसे ऐसे पंकज जी, मैं डिबेट नहीं चल चाहूंगी कि सकता। थोड़ी इनसे सी बोलिए इस माफी तरीके मांगे, के आरोप से माफी बचने की मांगे, आप कोशिश करिए। माफी मांगा तो इनसे कहिए आपकी चैनल एक रिस्पेक्टेड चैनल है, इनको कहिए माफी मांगे, या नहीं तो ये साक्ष्य दिखाए कि लालू यादव के ठीक पास है पैसा भेजा गया। क्षितिज दो जी, मिनट। ठीक है पंकज जी, क्षितिज जी, आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता अमन अहमद जी जुड़ चुके हैं। चूंकि अमन अहमद जी से हम जानने की कोशिश, जी क्षितिज जी आपके पास आएंगे। क्षितिज जी, मैं चाहूंगी कि ये जो डिस्कशन आज हो रहा है जम्मू कश्मीर और हरियाणा को लेकर हो रहा है, और इसे वहीं तक ही रहने दिया जाए। चलिए विनय जी को, पैनलिस्ट से चाहूंगी कि विनय जी को स्क्रीन पर लीजिए। विनय जी आपसे जानने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, क्षितिज जी, आप दोनों के पास आएंगे। विनय जी आपसे जानने की कोशिश करेंगे, हरियाणा में बीजेपी हैट्रिक लगाने जा रही है और कांग्रेस फिर से वनवास की तरफ दिख रही है। हार की मुख्य वजह क्या रही हरियाणा में? विनय जी, माफ करिएगा, अमन जी। ये सबसे पहले तो आपके चैनल लाइव इंडिया को जोहार। देखिए, सबसे पहली बात है कि अभी तय नहीं किया जा सकता है कि कांग्रेस जीत गई कि बीजेपी जीत गई, क्योंकि अभी 12:30 बज रहे हैं, अभी काउंटिंग चल रही है। काउंटिंग 6 बजे 7 बजे शाम तक काउंटिंग चलेगी। देखिए, सबसे पहली बात है कि अभी तय नहीं किया जा सकता है, इसीलिए अभी तय नहीं किया जा सकता है। अभी 12:30 अभी अप एंड डाउन हो गए। अभी बीजेपी कुछ सीट पे आगे होंगी, कुछ सीट पे कांग्रेस आगे होंगी, फिर पीछे होंगी, फिर वो भी पीछे होंगी। इससे अभी आप प्रमाण नहीं दे सकते हैं कि बीजेपी जीत गई है या कांग्रेस जीत गई है। अभी थोड़ा सा सब्र कीजिए भाई। बीजेपी के लोगों को भी कहेंगे कि आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, शाम 5 बजे 6 बजे तक रुझान आना शुरू हो जाएंगे। वैसे काउंटिंग तो रात के 7 बजे 8 बजे तक भी चली है बहुत से प्रदेश में। और जहां तक कि झारखंड की बात है, तो हरियाणा चुनाव और जम्मू कश्मीर के चुनाव पे निर्भर करता है, और कि झारखंड में क्या स्थिति रहेगी। और ये भी निर्भर करता है झारखंड का जो मामला है, झारखंड का जो मसला है, और जो हरियाणा का जो जमीनी मुद्दा है, दोनों मुद्दे में जमीन आसमान के फर्क है। तो दोनों मुद्दा पे जनता वोट करेगी। वहां के जो जनहित के मुद्दे थे उस पर हरियाणा जम्मू कश्मीर की जनता ने वोट किए हैं। झारखंड में और महाराष्ट्र में आने वाले टाइम में चुनाव है, तो यहाँ पे जो भी मुद्दा होंगे, यहाँ की जनता और महाराष्ट्र की जनता इस मुद्दे पर वोट करेगी। और डिपेंड करता है कि विधायक कौन है, कैंडिडेट कौन है, किस क्षेत्र के किस कैंडिडेट है, कौन से कैंडिडेट है, इस पर निर्भर करता है।
पर निर्भर करता है। बिल्कुल, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि अभी जो रुझान आ रहे हैं वो भी परिणाम में नहीं बदले हैं, लेकिन आधा दिन निकल चुका है। जैसे कि आपने भी कहा कि 12:30 से ज़्यादा हो रहा है और 1 बजने वाला है, यानी कि आधा दिन निकल चुका है। और रुझान, जो शुरुआती रुझान आए थे शुरुआत में अमन जी, उसी वक्त बीजेपी कार्यालय, माफ़ करिएगा, कांग्रेस कार्यालय में जश्न शुरू हो गया था हरियाणा में। लेकिन अब जो रुझान आ रहे हैं उसके बाद से कांग्रेस कार्यालय जो हरियाणा में मौजूद है वहाँ की तस्वीर भी बदली बदली नजर आ रही है और नेताओं का मूड भी बदला बदला नजर आ रहा है। यानी कि रुझानों को आप लोगों ने पहले ही परिणाम मान लिया था। जो शुरुआती रुझान में कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन वो जब धीरे धीरे अलग तरीके से परिवर्तित होते गया तो फिर जश्न कम हो गया। तो जश्न तो आप लोगों ने भी मनाना शुरू कर दिया था। तो अगर बीजेपी अभी से जीत मान रही है इन रुझानों को लेकर के, तो फिर गलत क्या है? अगर ये रुझान परिणाम में बदलते हैं तो बीजेपी की सरकार बनने जा रही है हरियाणा में। अमन जी, देखिए, निश्चित तौर पर जीत का जश्न मनाइए, कांग्रेस भी हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी हो। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि आप एग्जिट पोल को देखते हुए जीत का जश्न मना रहे हैं, वो अलग बात है। क्योंकि जब तक शाम में रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता है तब तक कैसे कोई भी पार्टी बोल देगी कि हम जीत गए हैं। रिजल्ट आने दीजिए। बहुत सा पोलिंग बूथ पे, बहुत सारा बूथ का लास्ट टाइम में पासा पलट जाता है। थोड़ा सब्र कीजिए। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि 5-6 बजे तक रुक जाइए। अभी से जश्न मनाने की कोई जरूरत है नहीं। अभी सिर्फ देखिए क्या होता है, नहीं होता है। लास्ट टाइम में पता चलेगा कौन जीत रहा कौन हार रहा। आपसे जरूर कहूंगी कि 5 और 6 बजे के हमारे कार्यक्रम में आप जरूर जुड़िएगा अमन जी, ताकि हम उस वक्त आपसे सवाल कर पाएं। क्योंकि अभी आप कह रहे हैं कि रुझानों पर जो है जीत हार का फैसला नहीं होता, लेकिन हाँ, रुझान जरूर धीरे धीरे परिणाम में भी तब्दील होते हैं। पंकज जी, चूंकि कांग्रेस अभी इंतजार करना चाहती है 5, 5:30 बजे का, जब परिणाम घोषित होंगे। उससे पहले कांग्रेस पार्टी को भी उम्मीद है कि जो रुझान अभी आपके पक्ष में है वो रुझान उनके पक्ष में आ सकते हैं। पंकज जी, देखिए, रुझान जो है वह परिणाम की ओर अग्रसर है, इसलिए कि अब काउंटिंग जो है अंतिम पौधान पर चल रहा है। यह बात है कि जो भी परिणाम जो है वह 1-2 सीट का आगे पीछे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यह परिणाम जो है यह स्पष्ट है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी और जो है जम्मू कश्मीर में भी हम एक मजबूती के साथ उभर कर सामने आएंगे और पिछले से बेहतर परिणाम मेरे पक्ष में आएगा। यह जनता का रुझान बता रहा है, क्योंकि इसका मतलब है कि वहां भारतीय जनता पार्टी के काम को लोगों ने मोहर मार दिया है। अगर मोहर नहीं मारता तो इतने हम सीट जो है हरियाणा में हम आगे नहीं बढ़ते और हम जम्मू। इसका मतलब है कि मोदी जी ने जो काम किए हैं उस काम पर जनता ने निश्चित ही मोहर मारा है और जनता को यह काम चाहिए, विकास चाहिए। अब जनता दूसरे चीज पर वोट देने के लिए तैयार नहीं है। जनता यह चाहती है कि अमन चैन रहे, शांति रहे, लोगों के जो है खुशहाली आए, उनके बच्चे को, परिवार को, इसके लिए लोग वोट देना चाहते हैं। पहले का समय था जब जम्मू कश्मीर जैसे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले 0 हुआ करती थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी रफ्तार से बढ़ रही है और अपने दम पर बढ़ रही है। यह हम लोग के लिए बहुत पॉजिटिव है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर जैसे स्थानों पर, जहां पर कांग्रेस ने देश का तिरंगा फहराने के लिए उस समय की सरकारें नहीं देती थी, आज राष्ट्रीय तिरंगा जम्मू कश्मीर में भी फहर रहा है और भारतीय जनता पार्टी का नीति सिद्धांत वहां भी कायम हो रहा है। हमने 370 धारा वहां भी समाप्त किया, उसको लोगों ने, जनता ने कबूल किया। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, अपने वोट की मोहर के देकर उन्होंने इसका मोहर मार दिया है और हम स्पष्ट बहुमत से हम पूरा विश्वास दिलाते हैं। जम्मू कश्मीर में आपकी पार्टी जो है वो सत्ता में नहीं आ रही है, यानी कि वहां की जनता ने नहीं स्वीकार किया है। सत्ता में नहीं आ रही है, लेकिन हमने सीट में कोई कमी नहीं होगा। सीट जो भारतीय जनता पार्टी का जो सीट है उसमें कोई कमी नहीं होगा। जनता हमको पीछे नहीं धकेल रही है, यह भी आपको स्पष्ट कर दे। जनता ने मेरे नीति सिद्धांत को कबूल किया है और जो हमने जो भी नीति को वहां लागू किया है उस पर लोगों ने मोहर मारा है। वो लोग ने गलत अफवाह फैलाया जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, इसके मामले में उन लोगों ने वोट ले लिया। लेकिन हमने जो नीति सिद्धांत को लागू किया 370 धारा 35 से, ऐसे लोगों पर लोगों ने वहां की मोहर मारा कि आपने जो किया है वह सही किया है।
यह तो हम प्रमाण वहां की जनता ने दिया है। और वह किस कारण से जो है आपको बता दें कि भले वो लोग है कांग्रेस से भी जो जीत कर गए हैं, वह आपको बोलते हैं वह भी खुश नहीं है। वह भी जो है आपको बता दें कि वह भी कांग्रेस आने वाला समय में दो फाड़ में होने वाला है। वो लोग भी सही ढंग से अपने जीतने के लिए भले वो लोग चले गए हैं, लेकिन वह सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस वहां चुनाव के परिणाम आते ही वह टूट जाएगा, यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तुष्ट नहीं है। अमन जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि हरियाणा में जिस तरीके का प्रचार प्रसार कांग्रेस की ओर से किया गया, एग्जिट पोल के जो एग्जिट पोल आए थे उसके मुताबिक कांग्रेस की सरकार भी हरियाणा में बन रही थी, लेकिन अभी जो परिणाम आए हैं वो एग्जिट पोल के बिल्कुल विपरीत आए हैं। तीसरी बार रुझानों के मुताबिक अगर बीजेपी सरकार बना लेती है तो किसे अपनी हार के लिए आप लोग चूक मानिएगा? चूंकि किसानों का मुद्दा भी कांग्रेस की ओर से उठाया गया, पहलवानों का मुद्दा भी उठाया गया और महिला उत्पीड़न का मुद्दा भी कांग्रेस ने उठाया, और जो सीटों का बंटवारा हुआ, उम्मीदवारों को जो टिकट दिए गए उनमें जाति फैक्टर का पूरा ध्यान कांग्रेस पार्टी की ओर से रखा गया, लेकिन उसके बाद भी रुझान कांग्रेस पार्टी के परिणाम के अनुरूप नहीं आए। देखिए, मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा हो, हम लोग जनता जनार्दन का स्वागत करते हैं। और ये जैसे कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में हमारी सीट बढ़ेगी नहीं तो कम भी नहीं होगी, तो क्या मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहले ही आप लोगों को बता रखा है क्या इस सीट पर आप लोग आगे जा रहे हैं, इस सीट पर आप लोग पीछे जा रहे हैं? अगर आपकी नहीं तो आपकी घटेगी भी नहीं, आपकी जितनी सीट थी आपकी उतनी ही सीट रहेगी। क्या ईसीआई आपको पहले ही बता रखा है क्या? पहले पता रखा है ये चीज? अरे इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ क्या शाम तक का रुक जाइए ना, पता चल जाएगा शाम तक में किसकी कितनी सीट बढ़ी, किसकी कितनी सीट घटी, कौन जीता कौन हारा। थोड़ा पेशेंस रखा कीजिए आप लोग भी। और जनता जनार्दन जो भी फैसला करेगी, फैसला का सम्मान है, फैसला का स्वागत है। सरकार में आएंगे तो सरकार जो अपना मैनिफेस्टो, कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जारी की थी, उस मैनिफेस्टो पर काम होगा। अगर सरकार पर नहीं आएंगे तो वही वाली बात रहेगी, सदन तुम्हारी सड़क हमारी, संघर्ष रहेगा जारी। जम्मू कश्मीर में जो है, भले हरियाणा में कांग्रेस फिलहाल रुझानों में सरकार बनाती नजर नहीं आ रही है अमन जी, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो अपने गठबंधन के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जम्मू कश्मीर में अगर ये रुझान परिणाम में बदल जाते हैं तो फिर इसे आप कैसे देखते हैं, और जम्मू कश्मीर के फिलहाल के रुझान को देखते हुए क्या कुछ कहिएगा? देखिए, जम्मू कश्मीर का जो मामला था 370 इन्होंने हटाया, उसके बाद क्या क्या परेशानियां हैं ये तो इन्होंने नहीं बताया ना। जम्मू कश्मीर की जनता बेहतर जान रही। जम्मू कश्मीर की जनता जिसको भी वोट करती है, वहां की लोकल पार्टी हो, कांग्रेस के साथ अलायंस हो, इंडिया गठबंधन हो, हमारे सत्ता में आते हैं तो जम्मू कश्मीर के जनहित के मुद्दों पर कार्य हो गए। और बीजेपी ये अच्छी तरीके से जानती है कि वो जम्मू कश्मीर के लिए क्या किए और क्या नहीं किए। तो बीजेपी को इसका आकलन पहले से भी है और था, है और रहेगा। जम्मू कश्मीर इनको क्या जवाब देने वाली है चुनाव में, चुनाव परिणाम के नतीजे आएंगे, उसमें जम्मू बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। बिल्कुल आपने सही कहा अमन जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारा यहाँ पर ये भी रहेगा कि पंकज जी से, चूंकि ये सवाल रहेगा धारा 370 को लेकर के और जम्मू कश्मीर को लेकर के भाजपा की ओर से कई सारी बयानबाजी की गई, नरेंद्र मोदी की कई सभाएं भी जम्मू कश्मीर में हुई। हालांकि आपने ये सही कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता ने ऐसा नहीं है कि आपको पूरी तरीके से नकार दिया है, आपको स्वीकार किया है, आपको आगे भी बढ़ाया है, लेकिन परिणाम जो सोचा था भाजपा ने वो परिणाम नहीं आ पाया। चूक कहाँ हो गई पंकज जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी परिणाम को चिंता नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी यह चिंता करती है कि हमने जो नीति सिद्धांत को लागू किया है, जो नीति सिद्धांत पर हम चल रहे हैं, वह सही है या नहीं, जनता उसे स्वीकारती है या नहीं। आज आपको याद दिलाते हैं पीछे का समय, वही लाल चौक पर एक राष्ट्रीय तिरंगा फहराने नहीं दिया जाता था। जो राष्ट्रीय तिरंगा भारत में फहरता हुआ नहीं फहराया जाता था। इसी कांग्रेसियों ने इसके लिए यह षड्यंत्र चलता था कि वहां दंगा हो जाएगा, फसाद हो जाएगा।
आज वहां पर पूरे जम्मू कश्मीर के हर कोने में राष्ट्रीय तिरंगा फहरता है, यह मोदी जी का देन है। पूरे जम्मू कश्मीर में एक नीति सिद्धांत चले, यह देन नरेंद्र भाई मोदी जी का है कि आज बाहर से भी लोग जाकर जम्मू में बस सकते हैं। केवल जम्मू में पलायन होता था, वहां के लोग को भगाया जाता था, बाहर से लोग रहने नहीं दिया जाता था, बसने नहीं दिया जाता था। वहां एक आतंक का माहौल था, वहां लोग को जीना हराम था, वहां के लोग, वहां की मां बहने का खुलेआम इज्जत लूटा जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी जब सरकार बनाए दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में भी अमन चैन लाने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया और इसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी पर जम्मू कश्मीर की जनताओं का विश्वास जगा। और आज हम न केवल उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में या अन्य प्रदेशों में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बल्कि जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें ला रही है, जनता की विश्वास जीत रहा है, तो इसका कारण है कि नरेंद्र भाई मोदी जी के नीति सिद्धांतों को वहां की जनता ने कबूल किया है और उस पर मोहर लगाया है। हम लोगों ने झूठ सच नहीं बोला है, हमने पहले ही जनता से वादा करते हैं, मैनिफेस्टो को जारी करते हैं और उस पर संघर्ष करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो 1952 में जो बात को रखा था, जो नीति सिद्धांत पर आगे बढ़ा, उसी सिद्धांत पर अटल जी चले और उसी सिद्धांत को आगे बढ़ाने में मोदी जी भी चल रहे हैं। हम लोग मतदाता को वोट के लिए सौदा नहीं करते हैं, हम लोग अपने नीति सिद्धांत पर, जो पार्टी का नीति सिद्धांत पर है, उस पर चलते हैं और जनता से वही वादा करते हैं जो कि हमारा सही देश के हित में हो। हम राष्ट्र को प्रथम मानते हैं, उसके बाद अपने आप को मानते हैं। पहले अपना नहीं है, दूसरी पार्टियां पहले अपने आप को मानती है और हम लोग पहले राष्ट्र को मानते हैं। राष्ट्र के लिए अगर खून भी बहाने की जरूरत होती है तो देश के नौजवानों ने लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए सर में कफन बांधकर वहां पर जाने का काम किया है। यह कोई भी दूसरी पार्टी नहीं की है, वह भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है कि देश की तिरंगा के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए भी बढ़ सकता है। हमने कभी सत्ता के लिए नहीं लड़ा और ये लोग तो गांधी जी के नाम पर, जिस गांधी जी ने देश के लिए अपने आप को सर्वस्व दे दिया, नीति और सिद्धांत दिया, आज उसी गांधी जी को ये लोग खुलेआम उनका विरोध करते हैं, उनके नीति सिद्धांत को भी मानने के लिए भी तैयार नहीं है। गांधी जी ने राम को माना था, भगवान को माना था, लेकिन आज ये लोग राम लेने से भी कतराते हैं। बोलते हैं राम लेंगे मेरा वोट खत्म हो जाएगा। अरे भैया, राम तो भगवान थे। आप जो गांधी जी को मानते हो तो गांधी जी के नीति सिद्धांत पर आप चल कहाँ रहे हो भैया? कम से कम चलो तो गांधी जी के सिद्धांत पर, तभी यह देश आगे बढ़ेगा। वही गांधी थे जो गुजरात में पैदा हुआ और राष्ट्रपिता बन गए। वही गुजरात में पैदा होने वाला नरेंद्र भाई मोदी आज देश का नहीं बल्कि पूरे विश्व का नेता बन बैठे हैं और विश्व के लोग इनको गांधी की तरफ पूजता है। जिस तरह से भारत में गांधी पूजे जाते हैं, उसी तरह से पूरे विश्व में नरेंद्र भाई मोदी पूजे जाते हैं। इसलिए हम लोग नीति और सिद्धांत के साथ चलने वाला पार्टी है, ना कि वोट की राजनीति करने वाला पार्टी हम लोग नहीं है। सिद्धांत के साथ, चलिए, नीति और सिद्धांत के साथ आप लोग कार्य करते हैं, राष्ट्र सर्वोपरि है और उसके बाद खुद का हित। एक बड़ा आरोप भी आपने लगा दिया कि जो अन्य पार्टियां हैं वो राष्ट्र से बड़ी खुद को मानती हैं और यही वजह है कि जनता उन्हें नकार देती है। अमन जी, उन्होंने जो आरोप लगाया है आप लोगों के ऊपर, उसका जवाब कैसे दीजिएगा? देखिए, मैं सबसे पहले तो कहना चाहूँगा कि ये बीजेपी हमेशा कहती है कि राष्ट्र सर्वोपरि, अरे कांग्रेस भी हमेशा कहती है राष्ट्र सर्वोपरि है। किसी का भी धर्म बाद में इंसानियत सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि। और ये जो धर्म की राजनीति बोल रहे हैं ना, ये सबको पता है, पूरा देश जान रहा और देख रहा है कि धर्म की राजनीति कौन की करता है। 2015 से लेकर अभी तक किसने धर्म की राजनीति की है? राम के नाम पे आप लोग राजनीति करते हैं, जय श्री राम आप लोग लगाते हैं, हम लोगों का नारा जय सिया राम का नारा है। राम के नाम पर वोट लेने का काम बंद कीजिए, मुद्दा पे बात कीजिए, महिला सशक्तिकरण पे बात कीजिए, युवा बेरोजगारी पे बात कीजिए। आप लोग मुद्दा पे बात करना कब सीखिएगा? सिर्फ राम के नाम पे वोट लीजिएगा, धर्म के नाम पे वोट लीजिएगा। अरे कभी तो बीजेपी धर्म के नाम का राजनीति छोड़े, कभी तो वोट मांगे।
और आपने देखा नहीं किस तरह से 2024 के लोकसभा में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। 400 पार का नारा आप लोगों ने दिया, 200 सीट नहीं पहुंच पाए आप लोगों की। बैसाखी के सहारे आप लोगों की सरकार चल रही है और ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। जिस दिन बैसाखी हटी उस दिन सरकार गिर जाएगी। आप लोग किस गुमान में हैं? आपको तो अभी तक पता नहीं है, आपके पैर के नीचे से जमीन खसक रही है। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो अभी रुझान आ रहे हैं वो रुझान दोनों ही पार्टियों की धड़कनें जो बढ़ाने के लिए काफ़ी है, लेकिन हरियाणा में फिलहाल रुझान के मुताबिक बीजेपी की सरकार जो है वो बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस के नेता हैं अमन जी। साथ ही पंकज जी आपका भी धन्यवाद जो कि देवघर से हमारे साथ जुड़े थे, बीजेपी के नेता हैं। क्षितिज मिश्रा जी जो कि आरजेडी के नेता हैं, रांची से हमारे साथ जुड़े थे। आप तीनों मेहमानों का धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में काउंटिंग फिलहाल जारी है। काउंटिंग से जुड़ी तमाम बड़ी और छोटी अपडेट जो है वो हम लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।